नॉर्सेट 10 क्या होता है? एम्स का एग्जाम होता है। एम्स दिल्ली आपके नर्सिंग ऑफिसर्स के बनने के लिए जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं वो ये नॉर्सेट है। नॉर्सेट बवाल चीज है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जब जागो तभी सवेरा। तो आरोग्यम इन्फिनिटी के इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं अपने आरोग्यम इन्फिनिटी के इस एमसीक्यू सीरीज को, जिसमें हम ओबीजी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं ओबीजी के क्या क्या इंपॉर्टेंट सेशन इस सेशन में क्वेश्चंस रहने वाले हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो चलो, क्या बात है सुमित कुमार जी। हाँ, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ में है। आप बस कंटिन्यूटी से पढ़ाई करते रहो, आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर एक्सपीरियंस है, हाँ बिल्कुल, सीआरई के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। ये जो एमसीक्यू सेशन है ये आपके हर एक एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो चलो, तो स्टार्ट करें। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, आप मुझे सुन पा रहे हो? तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आज के इस सेशन में जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं, एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चंस होने वाले। आज आपको इमेज नहीं मिलेगा, बट लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए थे। जैसा कि मैंने आपको बोला था, वो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन था, या फिर हमारे गैमेटोजेनेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो मैंने बनाया था, हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। आज पहले हम उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चन, आज ही क्लास में आपको मिक्स टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन वही है जो मैंने शायद आपको होमवर्क में दिया था। क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्लास रुक गया है, ओके, एक बार चेक करवाते हैं। आपको मेरी वॉइस आ रही है या ऑडियो वीडियो दोनों ही जा रहा है? अभी क्लियर है क्या? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, तो मैं पोल स्टार्ट करने वाली हूँ। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करेंगे। पोल मैंने स्टार्ट कर दिया है, कमेंट बॉक्स में आप सब अपना आंसर जल्दी से जल्दी कर दो। अभी सब क्लियर है? ओके, स्टार्टिंग में रुक रहा था, कोई बात नहीं। अभी जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, मैंने कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए दिया था। शायद यही क्वेश्चन था जिसमें म्यूकस सिक्रीशन बाय द ग्लैंड्स, प्रेजेंस ऑफ NaCl अंडर द एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट, FSH एंड LH, प्रेजेंस ऑफ NaCl अंडर द प्रोजेस्टेरॉन इफेक्ट। तो फर्न टेस्ट, कुछ बच्चों ने इसका आंसर भी लिखा था। मैंने देखा था कि फर्न टेस्ट आपने बताया था कि प्रेगनेंसी में, देखो फर्न टेस्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेगनेंसी में किया जाता है। फर्न टेस्ट को हम प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं और फर्न टेस्ट को हम नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम एमनियोटिक फ्लूइड के लीकेज को चेक करने के लिए ही फर्न टेस्ट करते हैं, वो हम प्रेगनेंसी में करते हैं। लेकिन अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में हमें फर्न टेस्ट करना है, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में अगर हमें फर्न टेस्ट करना है, तो हम किस लिए करेंगे? जल्दी से बताओ। नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में फर्न टेस्ट हम फीमेल में ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं हुआ है उसे ही चेक करने के लिए फर्न टेस्ट करते हैं, राइट? तो फर्न टेस्ट हमेशा हमेशा किस लिए किया जाता है? एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में फर्न टेस्ट ओव्यूलेशन को चेक करने के लिए किया जाता है, जबकि एक प्रेग्नेंट फीमेल में फर्न टेस्ट हमेशा एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज को चेक करने के लिए किया जाता है, राइट? तो क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? अब करते कैसे हैं? यहाँ पे जो सैंपल कलेक्ट किया जाता है वो है सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस लिया जाता है और उसी से फर्न टेस्ट किया जाता है, चाहे वो प्रेग्नेंट फीमेल में हो या फिर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में हो, राइट? तो यहाँ पे म्यूकस सिक्रीशन बाय द ग्लैंड्स, किसी ग्लैंड से सिक्रीशन होगा, उसके बाद करते हैं या प्रेजेंस ऑफ NaCl। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ NaCl होता है अंडर द एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट, अंडर द एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट। क्या है, मेरी वॉइस आ रही है या नहीं? हाँ जी बिल्कुल, आप दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। नॉर्सेट क्यों नहीं दे सकते? सभी दे सकते हैं नॉर्सेट। ऑल क्लियर है, ठीक है। बीच में रुक रहा था इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि मेरी वॉइस आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हो? अब क्लियर है, राइट? तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या जाएगा? प्रेजेंस ऑफ NaCl अंडर द एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट, ओव्यूलेशन, फर्न टेस्ट। हाँ आ रही है, ओके, ठीक है। तो फर्न टेस्ट प्रेगनेंसी में किस लिए करते हैं, नॉन प्रेग्नेंट में किस लिए करते हैं, वो दोनों ही मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या जाएगा डियर? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ NaCl अंडर द एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट, ठीक है, ओके। चलो, तो अब मुझे कमेंट्स भी दिख रहे हैं। 96% बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। कुछ 1-1% बच्चों ने A, C और D आंसर किया, बाकी सब बच्चों का करेक्ट है, ठीक है। जिसमें संध्या है,
चौधरी पूजा है, श्रेया है, मनीषा है, नाज, इनोसेंट गर्ल, सोनाली तिवारी, सृष्टि वर्मा, अनुष्का, सूर्यांश चंद, आरती, इमरान, बहुत सारे बच्चे। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप फॉरेन टेस्ट के बारे में यहाँ पे लिख लेना कि फॉरेन टेस्ट सिर्फ एक प्रेग्नेंट फीमेल में ही नहीं किया जाता, जबकि फॉरेन टेस्ट दोनों में ही किया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस टेस्ट के बारे में आपको याद रखना है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम फॉरेन टेस्ट क्यों करते हैं, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम फॉरेन टेस्ट करेंगे तो सैंपल क्या होगा, सैंपल जो स्पेसिमेन कलेक्शन होता है वो क्या होगा, और अगर किसी फीमेल का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना करके हम नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में करते हैं, जैसे फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, हमने किस में किया, एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में किया, तो यहाँ पे हम क्यों फॉरेन टेस्ट कर रहे हैं, दोनों का पर्पस क्या होता है, यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं डियर, कि फॉरेन टेस्ट करने का पर्पस है क्या। सबसे पहले तो यही समझना है कि फॉरेन टेस्ट करने का मेन पर्पस क्या है। अच्छा, कुछ करें, सभी क्लास में ये प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क इश्यू होगा शायद, यार नेटवर्क इशू तो नहीं लग रहा है, पता नहीं कैसे क्लास रुक रही है आज कैसे क्लास रुक रही है पता नहीं। अभी तो क्लियर है मेरी तरफ से। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू चेक द एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज, टू चेक द एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज, ध्यान देंगे, एमनियोटिक फ्लूइड के लीकेज को चेक करने के लिए फॉरेन टेस्ट किया जाता है जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, और वहां पे जो स्पेसिमेन या फिर जो सैंपल कलेक्ट किया जाता है वो सर्वाइकल म्यूकस होता है, वो सर्वाइकल म्यूकस होता है। देखो दोनों में सैंपल कलेक्शन सेम ही है, यहाँ पे भी सर्वाइकल म्यूकस स्टडी की जाती है, यहाँ पे भी सर्वाइकस म्यूकस लेते हैं, उसकी स्टडी की जाती है। ठीक है, एक बार आप नेट चेक करो, मेरी तरफ से तो अभी क्लियर है और सबको आ रहा है, कुछ कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, स्टार्टिंग की क्लास में हो सकता है। ठीक है, अब है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में हम क्यों करते हैं, टू चेक ओव्यूलेशन, टू चेक ओव्यूलेशन, टू चेक ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को चेक करने के लिए ही हम यहाँ पे क्या करते हैं डियर, फॉरेन टेस्ट करते हैं एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में। ओके, क्लियर है। अब इसका पर्पस क्या है, या फिर पर्पस तो देख लिया आपने, इसमें सैंपल क्या कलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे भी जो सैंपल कलेक्शन होगा डियर वो सर्वाइकल म्यूकस होगा, यहाँ पे भी जो हम सैंपल का कलेक्शन करेंगे वो सर्वाइकल म्यूकस ही करेंगे, और फिर हम उसे स्टडी करेंगे कि फॉरेन अपीयरेंस हो रहा है, स्कैटर्ड पैटर्न में आ रहा है। जब हम अंडर द माइक्रोस्कोप उसको देखते हैं, जब अंडर द माइक्रोस्कोप हम देखते हैं तो फिर उससे पता लगता है कि ये फॉरेन अपीयरेंस आ रहा है या फिर एक नॉर्मल पैटर्न में आ रहा है। ठीक है, फॉरेन अपीयरेंस है या फिर एक नॉर्मल पैटर्न में आ रहा है। फिर से क्लास रुक रही है, एक बार मैं प्लीज चेक करवा लेती हूँ। चलो चलो चलो, तो आज कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। अगर पता चलता तो सॉल्यूशन करते हैं। नेटवर्क भी मुझे क्लियर दिख रहा है कि आ ही रहा है। ठीक है भाई, तो पर्पस सेम है, फॉरेन टेस्ट में पर्पस जो है दोनों का, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में वो डिफरेंट है। यहाँ एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज, यहाँ पे ओव्यूलेशन को चेक करने के लिए अंडर द ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट। ठीक है, हम करते हैं सैंपल कलेक्शन, यहाँ पे भी सर्वाइकल म्यूकस होता है, यहाँ पे भी सर्वाइकल म्यूकस होता है, और ये फॉल लाइक अपीयरेंस देता है। ध्यान देना, जब हम अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं तो ये ऐसा फॉल लाइक अपीयरेंस देता है, इसीलिए इसे फॉरेन टेस्ट के नाम से जानते हैं। कि जब हम इस सर्वाइकल म्यूकस की स्टडी करते हैं, सर्वाइकल म्यूकस लेते हैं, स्प्रेड ओवर द स्लाइड, सीन अंडर द माइक्रोस्कोप, जब हमने उसे माइक्रोस्कोप में देखा तो वो स्कैटर्ड पैटर्न, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ पैटर्न। ये फॉरेन लाइक अपीयरेंस भी क्या है, एक बिखरा हुआ पैटर्न है। तो या तो आप इसे क्या बोल सकते हो कि फॉरेन लाइक अपीयरेंस होता है, या फिर आप इसे बोल सकते हो कि स्कैटर्ड पैटर्न होता है, जिससे हम ये देखकर बता देते हैं कि हाँ ये क्या है डियर, यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज जो है वो प्रेजेंट है। तो इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे करते हैं। क्लियर, चलो, तो ये था फॉरेन टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, ड्यूरिंग विच स्टेज द फॉलिकल्स ऑफ द ओवरी ग्रो एंड फॉर्म अ मैच्योर एग, इन ल्यूटियल फेज, इन फॉलिकुलर फेज, इन मेंस्ट्रुएशन और ओव्यूलेशन। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा कि कौन से स्टेज में फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो एंड फॉर्म अ मैच्योर एग, ग्रो एंड फॉर्म द मैच्योर एग। परेशान हो गए मैम हम, भाई बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, टीम पूरी तरह से काम कर रही है कि आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ से कंटिन्यूस हम चेक कर रहे हैं, मॉनिटर भी किया जा रहा है कि कहीं हमारी तरफ से नेट का कोई इशू तो नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि नेट भी, वाईफाई, सब कुछ कनेक्शन बहुत अच्छा दिखा रहा है यहाँ पे, बट फिर भी ये इशू आ रहा है, तो उसके लिए टीम पूरी तरह से काम कर रही है। तो प्लीज आप परेशान ना हो, इस परेशानी को जल्दी ही दूर करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, चलो टाइम खत्म हो चुका है, तब तक आप फोकस करने का थोड़ा सा ट्राई करो। आई नो कि बीच में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, एक तो हम ऑनलाइन कनेक्ट कर रहे हैं और ऑनलाइन में फिर इस तरह की चीजें होती है तो बहुत परेशानी होती है, राइट। बीच बीच में हो रहा है, हाँ मैंने देखा बीच बीच में हो रहा है।
चलो, तो अब क्वेश्चन को एक बार समझते हैं कि क्वेश्चन ने डिमांड क्या किया है। ड्यूरिंग विच स्टेज, कौन से स्टेज में फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो एंड फॉर्म अ मैच्योर एग। जो ओवरी के फॉलिकल्स हैं वो ग्रो करते हैं और एक मैच्योर एग का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमने ओवरी के अंदर 2 ही फेज पढ़ा था, ठीक है। ओवरी के अंदर हमने 2 ही फेज पढ़ा है, ये ओवरी है और ओवरी के अंदर मैंने शायद लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, ओवेरियन चेंजेस जब भी हम पढ़ते हैं तो इस ओवरी में कितने चेंजेस आप पढ़ते हो बताओ। इस ओवेरियन चेंजेस में कितने फेज होते हैं, तो आपने बोला इस ओवेरियन चेंजेस में 2 फेज होंगे, ठीक है। 2 फेज होंगे। एक फेज को हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज 14 डेज तक का ये जो फेज होता है, 14 डेज तक का ये जो फेज होता है वो फॉलिक्यूलर फेज होता है। और 15 से लेकर 28 डेज तक का जो ये फेज होता है इसे हम ल्यूटियल फेज के नाम से जानते हैं। और इसी से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और आपको उस टाइम पे ये पता होना चाहिए कि भाई ओवरी के अंदर चल क्या रहा है, ओवरी के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है। कुछ फॉलिकल्स होते हैं, इस फॉलिकल्स पे क्या होता है डियर, सबसे पहला हार्मोन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम करता है, इस फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। और फिर इसमें से एक फॉलिकल्स को सेलेक्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है डियर, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। और ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल 14 डेज पे रप्चर हो जाता है और फिर ओवा को रिलीज कर देता है, राइट। उसके बाद इस फॉलिकुलर सेल से फॉर्मेशन होता है डियर कॉर्पस ल्यूटियम का। तो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वहां पे यही क्वेश्चन पूछा था कि इस कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कितने दिन पे होता है। आंसर इज 15th डे। और आज उसी आपके ओवेरियन चेंजेस से क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि फॉलिकुलर फेज ही वो फेज होता है, फॉलिकुलर फेज ही वो फेज होता है जहां पे फॉलिकल्स ग्रो करते हैं और मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स बनते हैं। ओव्यूलेशन भी यहीं से होता है, आपने देखा। तो फॉलिकुलर फेज में ही फॉलिकल्स ग्रो करते हैं। तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नॉट ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज कौन से कब से कब तक का होता है, 15 to 28 डेज का। तो ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल फेज तो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि वो किस में आता है, आपके यूट्राइन चेंजेस में आता है। ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज हम उसे बोल सकते हैं। ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। जो ग्रोइंग फेज होता है उसे हम फॉलिकुलर फेज के नाम से जानते हैं। और मुझे लगता है इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए और ना ही आ रही होगी, राइट। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 88% बच्चे आप देख सकते हो जिन्होंने बिल्कुल सही आंसर किया है, बट कुछ 7% स्टूडेंट ने ल्यूटियल फेज बोला है। तो मैं आपको बता दूं, ल्यूटियल फेज में फॉलिकल्स ग्रो नहीं करते, ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, जिसे आप येलो बॉडी के नाम से जानते हो, ठीक है, येलो बॉडी के नाम से जानते हो। इसमें शालिनी राठौर है, सोमा भट्टाचार्य है, इमरान है, अनुष्का है, मनीषा है, मनीजा है, भोरा है, इंशा है, धनेश्वरी है, अंजुम, श्वेता, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सही आंसर किया है, राइट। चलो, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन मैं लास्ट क्लास में भी दे चुकी हूं और फिर से हमने ओवेरियन चेंजेस को समझ लिया है कि 14 डेज में क्या होता है और 14 डेज के बाद क्या होता है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगर आपने क्वेश्चंस को पढ़ लिया है तो जल्दी से सोच समझकर इसका आंसर देंगे कि इसमें से कौन सा हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल के मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो यहां पे बी आंसर भी कर रहे हैं बच्चे, ज्यादातर बच्चे ए आंसर कह रहे हैं। आप क्वेश्चन की डिमांड को समझो। जो बच्चे, चलो ठीक है, पहले आंसर करो। आप अपने मन से सोचकर जो आपको लग रहा है वो आंसर करो, उसके बाद देखते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सी भी आ रहा है भाई, ऐसे क्या जल्दबाजी में कुछ अलग नहीं लिखना है। सी ए, तो ए लिखना चाह रहे हो या सी? चलो भाई, ग्रीन टिक लग गया है, कंफर्मेशन आ गया है। चलो देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि ये जो प्री मैच्योर फॉलिकल्स होते हैं ओवरी के अंदर, इस प्री मैच्योर फॉलिकल्स को सबसे पहले कौन सा हार्मोन आता है? एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका नाम ही है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कि यही प्री मैच्योर फॉलिकल्स को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा और फिर क्या बनाएगा डियर? मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल जो है, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल फॉर्म करेगा, ठीक है। तो आप आंसर हमेशा क्या करोगे? एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। वही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बनाता है, राइट। क्लियर है? अच्छा, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बता दिया था। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एफएसएच इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एफएसएच में 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि कौन सा हार्मोन सबसे पहले सिक्रीट होता है और कौन सा हार्मोन इस प्री मैच्योर फॉलिकल्स को मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहां से आ गया। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन हार्मोन। देखो, एस्ट्रोजन हार्मोन जब एफएसएच इस प्री मैच्योर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है तो ये स्टिमुलेट होकर और क्या करते हैं? इसे मैच्योर भी करते हैं और दूसरा ये एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं,
ठीक है, ये क्या करते हैं डियर, ईस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। तो यही जो प्रीमेच्योर फॉलिकल्स हैं, जब इन्हें स्टिमुलेट किया जाता है एफएसएच के द्वारा, एफएसएच इसे स्टिमुलेट करता है तो ही ये ईस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। क्लियर है? तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर आता है प्रोजेस्टेरॉन। तो आपने देखा 15th डे पे क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है एंड दिस कॉर्पस ल्यूटियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो ओवरी ही ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इन दोनों हार्मोन को सिक्रीट करता है। आपसे पूछा जाएगा बताओ ओवरी से कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। बट ओवरी के अंदर ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन प्रीमेच्योर फॉलिकल से होता है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा होता है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज प्लीज इनको याद रखना। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अब एलएच की क्या बात है, एलएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या होता है, दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। तो क्वेश्चन यहां से एक और बनता है, देखो एक से हमने बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया कि दिस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। तो यहां तक आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेते हैं, कितने बच्चों ने ठीक है, 94% बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है, 94%, जबकि 5% बच्चों ने प्रोजेस्टेरॉन बोला है, बाकी 94% बच्चे बिल्कुल ठीक है, जिसमें रिया है, सूर्यांश चंद है, सृष्टि मौर्य है, प्रतीक्षा है, तबस्सुम है, श्रवणी है, गोल्डी है, श्वेता है, रिंकी है, सुष्मिता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल सही आंसर किया है, राइट। तो यहाँ पे हमें 3-4 क्वेश्चंस अगर आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछा जाएगा, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन इट बी डिटरमाइंड वेदर द वुमेन हैड ओव्यूलेटेड और नॉट ऑन डे 21 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, सीरम इनहिबिन बी, ठीक है, इनहिबिन बी हो गया, या फिर सीरम एफएसएच, सीरम प्रोजेस्टेरॉन, सीरम एलएच। बताओ भाई कौन सा हार्मोन जो है जिसके बेसिस पे आप ये बताओगे द वुमेन हैड ओव्यूलेटेड और नॉट ऑन द डे 21 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, डे 21 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सी डी, मैक्सिमम बच्चों का आंसर डी आ रहा है, सी आ रहा है, सी और डी में ज्यादातर बच्चे आंसर करते हुए। अब पोल मुझे लग रहा है हैंग हो गया, कभी मैं हैंग हो रही हूँ बोलते बोलते, सिस्टम हैंग हो रहा है, कभी कमेंट बॉक्स हैंग हो रहा है, हो क्या रहा है। अब मुझे लग रहा है 5G से काम नहीं चलने वाला है ना, 7G 10G लाना पड़ेगा। चलो, तो टाइम खत्म हो गया है, हम देख लेते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हाउ कैन इट बी डिटरमाइंड वेदर द वुमेन हैड ओव्यूलेटेड और नॉट। आपको पता है ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन, और वो किस हार्मोन को सिक्रीट करता है, यानी कि ओव्यूलेशन के बाद फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ज्यादा होता है। तो यहां पे पूछा है कि जब डे 21 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पे चेक किया जाएगा तो मेनली किस हार्मोन का टेस्ट किया जाएगा। देखो फीमेल की बॉडी में कॉर्पस ल्यूटियम से ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनहिबिन सबको सिक्रीट किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट किया जाता है। इसीलिए जब भी ओव्यूलेशन के बाद पूछा जाएगा तो हमेशा हमारी प्रायोरिटी क्या जाएगी डियर, प्रोजेस्टेरॉन। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं 65% बच्चों ने ही सी आंसर किया है, जबकि डी आंसर जैसा कि मैं बोल रही थी सीरम एलएच बच्चे कर रहे थे, और 2% बच्चों ने ए और बी भी आंसर किया है। तो यहां पे हमेशा याद रखना, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है और ओवरी से कौन से हार्मोन को सिक्रीट किया जाता है, प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द ईस्ट्रोजन। ठीक है, चलो, सिप्रा है, सूर्यांश चंद है, अंजुम, प्रियंका कुमारी, रिया, तनु, मोनालिसा, मनीजा खातून, हंगरी और रीमा, श्वेता मल्लिक, आरती, अनन्या, सोमा, वंदना, मिस एम्स, डी, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सही आंसर किया है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। फिर से वही जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ओवरी से हमेशा 2 हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ठीक है, 14 डेज से पहले पहले कौन सा होता है, ठीक है, और 15 डेज से लेकर 28 डेज तक कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है। तो यहाँ पे सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होता है, बिकॉज ओवरी से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन होता है, जबकि ईस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन या ईस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल की बॉडी में ज्यादा होगा बिफोर 14 डेज। 14 डेज मतलब 6 to 14 डेज पे बात करें तो फीमेल की बॉडी में ईस्ट्रोजन ज्यादा है। 15 डेज के बाद अगर बात करें तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों के कंपैरिजन में भी देखें तो प्रोजेस्टेरॉन फीमेल की बॉडी में ज्यादा होता है। क्लियर है? ज्यादा दिमाग लगा के क्वेश्चन कर दिया क्या? अच्छा, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना था। चलो भाई, ये क्वेश्चन करो। इफ अ यंग फीमेल of reproductive age with the regular menstrual cycle of 28 days, ovulation occur around 14th day of the periods, when is the first polar body extruded। आपको बताना है फर्स्ट पोलर बॉडी कब एक्सट्रूडेड मतलब रिलीज होता है। 24 आवर्स प्रायर टू ओव्यूलेशन, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, 48 आवर्स आफ्टर द ओव्यूलेशन, और एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे।
सब बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी को पार्टिसिपेट करना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव एज में है और मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका 28 डेज का है, ओव्यूलेशन 14 डेज के अराउंड होता है, और आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट पोलर बॉडी कब एक्सक्लूड होगा, यानी कि फर्स्ट पोलर बॉडी इसमें कब रिलीज होगा, ओव्यूलेशन से 24 घंटे पहले, या फिर ओव्यूलेशन के 48 आवर्स के बाद, या फिर एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन होगा, या फिर एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा। तो मुझे लगता है इससे इजी क्वेश्चन और कोई हो नहीं सकता। अगर आपको oogenesis बहुत अच्छे से समझ लिया है, oogenesis आपको पता है, तो आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट पोलर बॉडी कब रिलीज होता है? जब ओव्यूलेशन होता है, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte में फॉर्मेशन होता है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, देन द प्राइमरी oocyte गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, जो आप पढ़ चुके हो। तो फर्स्ट पोलर बॉडी हमेशा एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन रिलीज होगा, ठीक है। फर्स्ट पोलर बॉडी एक्सक्लूडेड एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों ने बी ही आंसर किया है, ठीक है, मैक्सिमम बच्चों ने बी ही आंसर किया है, ठीक है। 56% बच्चों ने किया है, जबकि 41% बच्चों का कहना यह है कि 24 आवर्स प्रायर टू ओव्यूलेशन हो जाता है, 24 आवर्स प्रायर टू ओव्यूलेशन हो जाता है। फिर से कुछ हैंग होते हुए अब क्या कर सकते हैं यार। गोल्डी है, रिया है, अंजुम है, फुकरा है, श्रुति है, मनीजा खातून है, तिथि पाल है, नरगिस है, तनुश्री है, अनुष्का है, नाज है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन सेकंड पोलर बॉडी रिलीज होता है, क्योंकि उस टाइम पे मियोसिस सेकंड डिवीजन कंप्लीट होता है, और मियोसिस सेकंड डिवीजन के कंप्लीट होते ही, मियोसिस सेकंड के कंप्लीट होते ही क्या होता है डियर? सेकंड पोलर बॉडी रिलीज होता है। व्हेन द मियोसिस सेकंड गेट कंप्लीटेड, देन द सेकंड पोलर बॉडी गेट रिलीज्ड, ठीक है। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक मियोसिस सेकंड डिवीजन कंप्लीट ही नहीं होता है। मियोसिस सेकंड डिवीजन कंप्लीट तभी होगा जब फीमेल में फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि फीमेल प्रेग्नेंट होगी, ठीक है, तभी मियोसिस सेकंड डिवीजन कंप्लीट होगा, और फिर उससे फीमेल प्रोन्यूक्लियस और सेकंड पोलर बॉडी जो है वो रिलीज होता है। क्लियर? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। बस क्लास जो है वो रुक रही है, यही दिक्कत है। चलो अब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। अ 45-year-old woman has been having the menorrhagia and metorrhagia for several months, ठीक है, for several months. She is also feeling very tired and run down. Which is the most likely explanation for her fatigue? तो उसको जो fatigue हो रहा है उसके लिए आप क्या बेस्ट एक्सप्लेन करना चाहोगे? ठीक है, हार्मोनल चेंजेस related to menopause, hormonal changes related to menopause, psychological exhaustion produced by the continuous worry about her illness, interference with the digestion due to the pressure on the small bowel, and decreased oxygen carrying capacity of the blood due to the chronic loss of iron store. What is the right answer of this question? Fast, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर देंगे, क्योंकि पोल भाई साहब खत्म होने वाले हैं। पोल भाई साहब का टाइम जो है वो खत्म होने वाला है, जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे। वॉइस आ रही है मेरी? चलो ठीक है, वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो, तो टाइम खत्म हो गया है और देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या आंसर आपने किया है। ज्यादातर बच्चे ए कह रहे हैं, कुछ बच्चे जो है वो डी कह रहे हैं, कुछ बच्चे बी कह रहे हैं, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। ए डी ए डी ए डी, ए ही होगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ए ही होगा। देखो क्वेश्चन ने ये बोला है 45 years old woman है, हैज बीन हैविंग द मेनोरेजिया। सबसे पहले तो ये समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेनोरेजिया एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटोरेजिया। भाई मेनोरेजिया और मेटोरेजिया का मतलब ये होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग का होना, जो अमाउंट 80 ml से ज्यादा होता है। मेनोरेजिया का मतलब फीमेल को जो है क्या हो रहा है डियर? एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है। और आपसे ये बोला गया है कि ये कुछ महीनों से ऐसा फीमेल को हो रहा है। सी इज ऑल्सो फीलिंग वेरी टायर्ड एंड रन डाउन, वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुकी है। विच इज द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर हर फेटिग। और उसको जो थकान हो रही है, उसको जो फेटिग हो रहा है, उसके लिए आप बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या देना चाहोगे कि आपको ये थकान क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको तो प्रॉब्लम भी पता है, पेशेंट की कंडीशन भी पता है, ठीक है। तो आप उसे क्या बोलोगे कि हार्मोनल चेंजेस है रिलेटेड टू मीनोपॉज, क्योंकि आपको मीनोपॉज आ रहा है। वो बोलेगी भाई मीनोपॉज आ रहा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होना चाहिए ना, तो मुझे ब्लीडिंग इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? तो ये फैटिग का कारण नहीं है, ये उसकी थकान का कारण नहीं है। कैच द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन ने डिमांड ये किया है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन देना है कि उसको थकान क्यों हो रही है, उसको फैटिग क्यों हो रहा है, और आप उसे ये समझा रहे हो कि ऐसा होता है क्योंकि मीनोपॉज आने वाला है। भाई उसकी एज 45 है, उसे भी पता है, ठीक है, और नहीं भी पता है तो ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है ही नहीं फैटिग को एक्सप्लेन करने का। बात समझ रहे हो? ये इसका कहीं से भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हार्मोनल चेंजेस कैन कॉज फैटिग। मैं मानती हूं हार्मोनल चेंजेस की वजह से फैटिग हो सकता है, बट हार्मोनल चेंजेस की वजह से यहां मीनोपॉज लिखा है, जो कि आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता।
साइकोलॉजिकल एग्जॉशन प्रोड्यूस बाय कंटिन्यूअस वरी अबाउट हर इलनेस। ठीक है, उसको बोला है कि आप साइकोलॉजिकली एग्जॉस्ट हो रहे हो, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि कंटिन्यूअस वरी है अबाउट हर इलनेस, कि मैं बीमार हूं, इस वजह से साइकोलॉजिकल एग्जॉशन हो रहा है। और ये फैटिग का कारण, क्या ये फैटिग का कारण है? साइकोलॉजिकल एग्जॉशन फैटिग का कारण है? आप बताओ। तो ये भी इसका बेस्ट आंसर यहां पे नहीं होगा। इंटरफेरेंस विद द डाइजेशन ड्यू टू प्रेशर ऑन द स्मॉल बाउल। देखो अभी उसके यूट्रस पे, उसके बाउल पे कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है। प्रेशर कब पड़ सकता है? प्रेशर ऑन द स्मॉल बाउल। तो उसके भाई बाउल पे कौन सा प्रेशर आ रहा है? कोई प्रेशर ही नहीं आ रहा। उसके बाउल पे कोई प्रेशर नहीं आ रहा। उसके बाउल पे प्रेशर तब आता जब इस फीमेल को ट्यूमर हो जाता, जब इस फीमेल को क्या होता, बहुत बड़ा ट्यूमर हो जाता, तब वो प्रेशर डालता उसके बाउल पे, लेकिन उससे भी फटीग नहीं होता है। ठीक है, उससे भी क्या होता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है। लिखा है इंटरफेरेंस विद द डाइजेशन। अगर ये इस बाउल पे प्रेशर भी डालेगा तो उसे डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड ड्यू टू क्रॉनिक लॉस ऑफ आयरन स्टोर। यस, मैंने आपको पहले ही लाइन में बता दिया, मेनोरेजिया का मतलब होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग, और एक्सेसिव ब्लड लॉस, क्रॉनिक ब्लड लॉस कैन लीड टू, बताओ क्या होगा, उसका जो आयरन स्टोर होगा वो लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से डिक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से फीमेल को क्या होगा, फैटीग। एंड दिस इज द राइट एक्सप्लेनेशन इन दिस केस। ठीक है, यहां पे फैटीग का कारण होगा क्रॉनिक ब्लड लॉस। यहां पे इस फैटीग का कारण क्या है डियर, एक लाइन में आपको समझना है, ड्यू टू क्रॉनिक ब्लड लॉस, क्योंकि फीमेल को मेनोरेजिया भी है और भाई मेटोरेजिया भी है। मेनोरेजिया में साइकिल रेगुलर होकर एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, लेकिन मेटोरेजिया में इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, कि मेंसेस के बीच बीच में फीमेल को ब्लीडिंग होता रहता है। तो सोचो कितना क्रॉनिक ब्लड लॉस है। दोनों टर्म का मीनिंग अगर आप समझते तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही देते। समझ में आ गया? तो मेनोरेजिया और मेटोरेजिया में डिफरेंस यही है कि यहां पे फीमेल को एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, बट साइक्लिकल प्रोसेस है, इट इज अ साइक्लिकल एंड रेगुलर प्रोसेस। लेकिन जो ये मेटोरेजिया है, ये आपका यहां पे भी फीमेल को ब्लीडिंग होता है, लेकिन इसमें हम बोलते हैं इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है। जो फीमेल का मेंसेस है उसके बीच में भी फीमेल को ब्लीडिंग होता रहता है, बट द लेंथ ऑफ द साइकिल कैन बी काउंटेड। ये डिफरेंस है। तो जब फीमेल का इतना ज्यादा ब्लड लॉस होगा, क्रॉनिक ब्लड लॉस होगा, इट कैन लीड टू क्या होगा, लॉस ऑफ आयरन स्टोर, एंड लॉस ऑफ आयरन स्टोर कैन लीड टू डिक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी तो फीमेल को फैटीग होगा। ये है आंसर। ठीक है, चलो तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको दो तीन चीजों को जानने की जरूरत थी, जो कि है मेनोरेजिया, और मेनोरेजिया को ही हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपरमिनोरिया। इसी को हम हाइपरमिनोरिया भी बोलते हैं, और इसी को हम मीनोटैक्सिस भी बोलते हैं, इसी को हम मीनोटैक्सिस भी बोलते हैं, जिसमें फीमेल को क्या होता है, इट इज अ साइक्लिकल प्रोसेस। ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है जिसमें फीमेल को मंथली जो 30 डेज में ब्लीडिंग आ रहा है, मेंसेस आ रहा है, वैसे ही आता है, बट क्या होता है डियर, एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है। फीमेल हैविंग द एक्सेसिव ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है, जो कि अमाउंट मोर देन 80 ml होता है, अमाउंट मोर देन 80 ml, एंड जो डेज होता है वो भी 7 डेज से ज्यादा होता है। सबने कुछ सर्कल करके किया है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है क्या? ठीक है, और दूसरा टर्म हमारा यहां पे है मेटोरेजिया, और मेटोरेजिया में क्या होता है, मेटोरेजिया में क्या होता है डियर, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है। द लेंथ ऑफ द साइकिल कैन बी काउंटेड, बट इट इज अ एसाइक्लिकल प्रोसेस, इसमें फिक्स नहीं रहता, ये एसाइक्लिकल प्रोसेस है, इसे हम क्या बोलते हैं, एसाइक्लिकल प्रोसेस, क्योंकि इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, लेंथ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नॉट फिक्स, इट इज एबनॉर्मल लेंथ ऑफ द साइकिल। हाँ, नेटवर्क में शायद कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे तो शो कर रहा है, बट क्लास क्योंकि बीच बीच में मुझे लग रहा है 2 सेकंड के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए रुक रहा है ना, तो ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। और यहाँ पे मैंने कारण आपको बता दिया है। कौन सा आंसर हमारा राइट है? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई डी आंसर तो किसी ने किया ही नहीं, या फिर डी जिन्होंने भी किया है, पोल भाई साहब ने आपका नाम लिया ही नहीं है, 0%, किसी का नाम नहीं लिया। ए में 42% और बी में 57%। कुछ बच्चों ने लास्ट में पोल के खत्म होने के बाद डी आंसर देना स्टार्ट किया था, तो आपका कुछ नाम ही नहीं है। अगर आपने डी किया भी है बाद में तो वो अपने ऊपर रख लो, ठीक है। तो यहां पे कारण क्या था, क्रॉनिक ब्लड लॉस। यहां पे मैंने कारण आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें तो क्रॉनिक ब्लड लॉस कारण है, क्रॉनिक ब्लड लॉस। और क्रॉनिक ब्लड लॉस की वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ आयरन स्टोर फ्रॉम द बॉडी। जो आयरन स्टोर है उसका भी लॉस होता है, लॉस ऑफ आयरन स्टोर फ्रॉम द बॉडी, एंड इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा डियर, डिक्रीज, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज होने की वजह से फीमेल को क्या होगा, फैटीग। ये आपका यहां पे पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। अभी कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। चलो भाई, 45 years old woman was found to have the several large fibroid tumors. She is to have an abdominal panhysterectomy. She asked what a panhysterectomy includes. The nurse tell the client that a panhysterectomy consists of the removal of which of the following.
ठीक है, आपको ये बताना है कि पैन हिस्टेरेक्टमी का मतलब क्या होता है, कि पैन हिस्टेरेक्टमी में कौन कौन सी चीजों को रिमूव किया जाता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। पैन हिस्टेरेक्टमी में कौन कौन सी चीजों को रिमूव किया जाता है, यूट्राइन फंडस एंड बॉडी, यूट्राइन फंडस एंड बॉडी एंड यूट्राइन सर्विक्स, यूट्राइन फंडस बॉडी, यूट्राइन सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज, एंड यूट्राइन फंडस बॉडी, यूट्राइन सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज एंड वेजाइना। सब कुछ रिमूव कर दिया जाता है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। मैं एक बार देखती हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। चलो भाई, अभी तो नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ, लेकिन शायद हो रहा होगा कुछ कुछ दिक्कत। चेक करवाते हैं इसको भी, इसको चेक करवाते हैं। ये क्वेश्चंस कर लो, इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, फिर आपको एक क्वेश्चन देते हैं जो कि आप होमवर्क में करोगे, यानी कि कल आप करके रखोगे इस क्वेश्चंस को, उसके बारे में भी पढ़ोगे। अगर डेली आपने उस क्वेश्चंस पे भी काम कर लिया तो भी आपके बहुत सारे टॉपिक एक सब्जेक्ट के तैयार होते चले जाएंगे। ठीक है, और डेली ऐसे ऐसे अलग अलग टॉपिक को अगर हम डिस्कस करें तो एग्जाम तक हमारे सारे टॉपिक की प्रिपरेशन हो जाएगी। राइट, चलो तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं। यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन का एक ही मतलब निकल के आता है कि फीमेल को क्या था, लार्ज फाइब्रॉइड ट्यूमर्स था, जिसके लिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि तुम हिस्टेरेक्टमी करा लो, और हिस्टेरेक्टमी का एक टाइप दिया गया है जिसे हम पैन हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं। तो हाँ जी बिल्कुल, ये पीपीटी शेयर कर दिया जाएगा। ये पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे, पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के ही टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, या फिर हमारे ऐप पे, ये एक बार देख लेना। तो आपको इसका जो पीपीटी है, मतलब पीडीएफ है, वो मिल जाएगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन यही पूछा गया था कि पैन हिस्टेरेक्टमी की सर्जरी में कौन कौन सी चीजों को रिमूव किया जाता है, कौन कौन सी चीजों को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पैन हिस्टेरेक्टमी में यूट्रस के फंडस को, यूट्राइन फंडस, यूट्रस की बॉडी यानी पूरे यूट्रस को हटाया जाता है, पूरे यूट्रस के साथ सर्विक्स को हटाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को हटाया जाता है, ओवरीज को हटाया जाता है, लेकिन वेजाइना को नहीं हटाते हैं। वेजाइना को नहीं हटाते हैं, वेजाइना इंटैक्ट रहता है, वेजाइना प्रेजेंट रहता है, वेजाइना को नहीं रिमूव किया जाता। ठीक है, तो सिर्फ यूट्रस को भी नहीं, सिर्फ फंडस और बॉडी को भी नहीं। देखो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जब सर्विक्स को छोड़कर पूरे यूट्रस को रिमूव कर दे तो उसे क्या बोला जाता है, सब टोटल हिस्टेरेक्टमी। इसे हम बोलते हैं सब टोटल हिस्टेरेक्टमी। देखना नेक्स्ट टाइम हो सकता है इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जब यूट्रस के फंडस और बॉडी को रिमूव करते हैं, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सब टोटल हिस्टेरेक्टमी। बट जब यूट्रस के फंडस, बॉडी के साथ साथ उसके सर्विक्स को भी रिमूव कर दिया जाए तो इसी को हम बोलते हैं टोटल हिस्टेरेक्टमी। इसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल हिस्टेरेक्टमी। और हिस्टेरेक्टमी का मतलब तो मुझे लगता नहीं किसी को समझाने की जरूरत होगी। हिस्टेरेक्टमी का मतलब ही होता है यूट्रस का रिमूवल। सब टोटल का मतलब होता है सर्विक्स को आपने छोड़ दिया, बाकी यूट्रस को हटा दिया। जब आप यूट्रस की फंडस, बॉडी और उसके साथ साथ सर्विक्स को भी रिमूव कर दोगे तब हम उसे टोटल हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं। और इसका क्वेश्चन एम्स दिल्ली में पहले आ चुका है, जिसमें पोस्ट ऑफ कंडीशन कुछ पूछा गया था, वो भी डिस्कस करेंगे। और जब यूट्रस के साथ साथ उसके फैलोपियन ट्यूब और बोथ ओवरीज को रिमूव कर दिया जाता है तो इसी को हम पैन हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं। इसी को हम पैन हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कितने बच्चों ने सी आंसर किया है, यानी कि पैन हिस्टेरेक्टमी बताया। 83% बच्चों ने बिल्कुल सही बताया है, बट डी में है कुछ बच्चे, 8% बच्चों ने बी बोला है, 2-3% बच्चों ने ए बोला है। ठीक है, जिसमें मनीजा खातून है, रवीना यादव है, आरती गौर है, सूर्यांश चंद है, उषा कुमारी, इंशा, धनक, राज, अनिका, बोरा, ऋतिका, श्वेता, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सही आंसर दिया। आप देख सकते हो सबका नाम है। तो यहाँ पे पैन हिस्टेरेक्टमी का दूसरा नाम क्या है, इस पैन हिस्टेरेक्टमी को और क्या बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस हिस्टेरेक्टमी जब किया जाता है तो उसमें पैन हिस्टेरेक्टमी ही करते हैं। तो ऐसा पैन हिस्टेरेक्टमी में कौन कौन सी चीजों को रिमूव कर दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। दिस पैन हिस्टेरेक्टमी इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको बोला है पहले भी इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं भाई। तो पैन हिस्टेरेक्टमी को प्लीज याद रखना। पैन हिस्टेरेक्टमी की कंडीशन में क्या किया जाता है, रिमूवल ऑफ होल यूट्रस। होल यूट्रस मतलब समझ गए, इंक्लूडिंग द सर्विक्स, पूरे यूट्रस को, इसके साथ साथ बोथ फैलोपियन ट्यूब एंड बोथ ओवरी, इसके साथ साथ बोथ ओवरी को भी रिमूव कर दिया जाता है। और रिमूवल ऑफ होल यूट्रस, बोथ फैलोपियन ट्यूब एंड बोथ ओवरी, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पैन हिस्टेरेक्टमी। पैन हिस्टेरेक्टमी इज आल्सो कॉल्ड एज, लिख लेना, इसे और किस नाम से जान सकते हैं हम, पैन हिस्टेरेक्टमी तो इसका ब्रांड नेम है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो चीजें आपने रिमूव की है उसे बोल सकते हो बाइलेटरल हिस्टेरेक्टमी विद बाइलेटरल सेल्फिंगो ओफोरेक्टमी। इसे आप क्या बोल सकते हो कि कौन सी हिस्टेरेक्टमी की गई है। हिस्टेरेक्टमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ यूट्रस, लेकिन इसमें हिस्टेरेक्टमी के साथ साथ क्या किया गया है, हिस्टेरेक्टमी विद बाइलेटरल सेल्फिंगो ओफोरेक्टमी। ठीक है, तो ये है इसका पूरा नाम, हिस्टेरेक्टमी विद बाइलेटरल सेल्फिंगो ओफोरेक्टमी। ये बोला जाता है किसको डियर, पैन हिस्टेरेक्टमी को, या फिर आप बोल सकते हो इसी को हम पैन हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं। क्या क्या रिमूवल है वो आपको वैसे ही याद हो जाएगा।
ठीक है। फिर है एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टमी एंड रेडिकल हिस्टेरेक्टमी। एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टमी में अपर पार्ट ऑफ वेजाइना भी रिमूव करते हैं, और जो लास्ट वाला आपका है रेडिकल हिस्टेरेक्टमी, उसमें क्या किया जाता है, सराउंडिंग के लिम्फ नोड्स को भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 5 टाइप्स ऑफ हिस्टेरेक्टमी आपको याद रखना है। फिर से रिवाइज करेंगे, मैं नाम आपको लिख के एनलिस्ट कर देती हूँ। हिस्टेरेक्टमी कितने टाइप का है डियर, ये जो हिस्टेरेक्टमी आप पढ़ते हो, हिस्टेरेक्टमी 2 तरीके से किया जाता है, ये भी आपको याद रखना। हिस्टेरेक्टमी एक टाइप होता है वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी, दूसरा एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी। ठीक है, एक वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी है, एक एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी है। और अगर एब्डोमेन के थ्रू यूट्रस को रिमूव किया जाता है, यानी सिर्फ यूट्रस को, तो ये एम्स दिल्ली का आया हुआ एक क्वेश्चन है। एम्स दिल्ली ने 2022 में एक क्वेश्चन पूछा था जो कि पोस्ट ऑप से रिलेटेड था, कि एक फीमेल का टीएच हुआ है, तो बताओ पोस्ट ऑप में उसकी प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन था। तो वहां पे मैक्सिमम बच्चों को यही नहीं पता चला था कि भाई ये टीएच सर्जरी कौन सी हुई है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर आपको नहीं पता चलता है कि टीएच क्या होता है। ये है टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी। वहां पे एग्जामिनर ने यही पे खेल लिया कि बच्चों को सब कुछ पता था, प्रायोरिटी भी समझ में आ रहा था कि सर्जरी है तो ये प्रायोरिटी होगा, लेकिन ये समझ में नहीं आया था कि ये ओबीजी से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस टीएच का फुल फॉर्म टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी नहीं पता था मैक्सिमम बच्चों को। जब पहली बार क्वेश्चन आता है तो नहीं पता होता है, इसे ही हम बोलते हैं टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी। टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी किया गया था उस फीमेल का। उस सर्जरी में क्या था, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी। ऐसे ही हिस्टेरेक्टमी के जब हम टाइप्स को पढ़ते हैं तो सबसे पहला अभी मैंने आपको बताया, एक होता है सब टोटल हिस्टेरेक्टमी। सब टोटल हिस्टेरेक्टमी, सब टोटल में क्या करते हैं, सर्विक्स को छोड़ देते हैं, पूरे ही यूट्रस को रिमूव करते हैं एक्सेप्ट सर्विक्स। नेक्स्ट है टोटल हिस्टेरेक्टमी, और टोटल हिस्टेरेक्टमी में पूरे यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है इंक्लूडिंग द सर्विक्स। फिर आता है आपका पैन हिस्टेरेक्टमी, और पैन हिस्टेरेक्टमी में हम क्या करते हैं, पैन हिस्टेरेक्टमी में पूरे यूट्रस को, बोथ फैलोपियन ट्यूब, बोथ ओवरी को रिमूव किया जाता है, जिसका क्वेश्चन अभी आपने देखा था, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। थर्ड, फोर्थ है आपका एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टमी, जिसमें एक्सटेंड किया जाता है, थोड़ा सा वेजाइना वाला पार्ट को भी रिमूव कर दिया जाता है, जिसे हम एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं। फिफ्थ वन इज द रेडिकल हिस्टेरेक्टमी, जिसमें लिम्फ नोड को रिमूव किया जाता है, जो सराउंडिंग के लिम्फ नोड्स होते हैं, यानी पूरे यूट्रस को, फैलोपियन ट्यूब को, ओवरी को, वेजाइना को रिमूव करेंगे एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टमी में। लेकिन रेडिकल हिस्टेरेक्टमी में हम सराउंडिंग इतना सब कुछ रिमूव करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, सराउंडिंग लिम्फ नोड को भी रिमूव कर देंगे। तो ये है आपके हिस्टेरेक्टमी के टाइप, जिसे आप लिखकर और सारे पॉइंट को याद रखोगे। एम्स दिल्ली का एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया, ये भी था, जहां पे उसने किससे पूछा था डियर, आर्टिफिशियल मीनोपॉज से रिलेटेड पूछा था, कि फीमेल का आर्टिफिशियल मीनोपॉज किस किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। आर्टिफिशियल मीनोपॉज कैसे कैसे क्रिएट किया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका इफेक्ट फीमेल की बॉडी पे क्या पड़ेगा। तो आप खुद सोच सकते हो, आर्टिफिशियल मीनोपॉज क्या है, फीमेल का यूट्रस हटा दोगे तो उसे मीनोपॉज आएगा? अगर उसका यूट्रस है ही नहीं तो ब्लीडिंग कहां से होगा? यानी कि ये भी एक टाइप का आर्टिफिशियल मीनोपॉज है। बच्चे सोचते हैं ओवरी तो है तो फिर तो ब्लीडिंग होगा। अरे ब्लीडिंग होगा कहां से, जब एंडोमेट्रियम टूटेगा ही नहीं तो ब्लीडिंग कहां से हो? एंडोमेट्रियम है ही नहीं, यूट्रस ही नहीं है, तो ब्लीडिंग कहां से होगा? लेकिन अगर उसकी ओवरी को छोड़ दिया जाए, और ओवरी को छोड़ते कब है, जब एज 45 ईयर से कम होता है, जिससे कि फीमेल में टाइम से पहले ही मीनोपॉज के सिम्टम्स ना आए। बात समझ रहे हो, टाइम से पहले ही मीनोपॉज के सिम्टम्स ना आए। लेकिन अगर किसी फीमेल का यूट्रस भी है, उसकी ओवरी भी है, तो फिर आर्टिफिशियल मीनोपॉज कैसे किया जाता है, तब वहां पे गामा रेज का रेडिएशन से आप बोल सकते हो, जिसमें क्या किया जाता है, एक्सपोजर ऑफ द ओवरी टू द गामा रेज। उस ओवरीज को गामा रेज से रेडिएशन मिलता है, जिसकी वजह से ओवेरियन फंक्शन सप्रेस हो जाता है और फीमेल को ब्लीडिंग नहीं होता है, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ ही नहीं होती, क्योंकि ओवरी से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन ही नहीं होता। इस तरह से आर्टिफिशियल मीनोपॉज क्रिएट किया जा सकता है विदाउट हिस्टेरेक्टमी। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसे आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, और इसके बारे में हम डिस्कशन भी करेंगे, इसके क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, जो एम्स दिल्ली ने पहले पूछा हुआ है इन 2022 के एग्जाम्स में, उससे पहले 21 में भी आया हुआ है। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देती हूं, जो कि ये वाला है। ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे। यहाँ पे सब बच्चे ये भी बताएंगे थ्रोम्बोफेलेवाइटिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड वेरिकोज वेन में क्या डिफरेंस होता है। इस क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में ये लिखना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीवीटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रोम्बोफेलेवाइटिस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन, तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के साथ साथ ये भी बताओगे कि थ्रोम्बोफेलेवाइटिस, डीवीटी में और वेरिकोज वेन में क्या डिफरेंस होता है, इसमें पर्सन को क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है भाई, समझ में आ गया तीनों का, यानी कि मीनिंग लिख के बताओगे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने, इसके साथ साथ आप होमवर्क में ये भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। चलो भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन में वैसे ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस भी हुई मेरी वजह से, है ना, मेरी वजह से भी नहीं, नेटवर्क की वजह से। ठीक है, ये कह सकते हैं, मैंने तो कंटिन्यूस पढ़ाया, मैंने तो कहीं पे भी कुछ कट ऑफ नहीं किया, लेकिन क्योंकि मतलब हम एक साथ जो लिंक बोल सकते हैं ऑनलाइन में, वो बन नहीं पाया ड्यू टू द कनेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम। फिर भी हम देख लेते हैं कि लीडर बोर्ड में क्या रिजल्ट है आपका। श्वेता मलिक फर्स्ट रैंक पे है, मनीजा खातून सेकंड रैंक पे है, इंसा थर्ड रैंक पे है, अनिका, प्रीति कुमारी, सूर्यांश चंद, मुनिब्री, रियाज, ऐसा कुछ नाम है, अनुष्का, पूरा सब कुछ मिक्स है, आशिया, सुभा, नजरीस, तनुश्री, संध्या, नाज, आरती, उषा, रिया, साक्षी, इमरान, सालिनी, वंदना, बाकी बच्चे देख लेंगे उनका नाम।
ठीक है, कि आप लीडर बोर्ड में कहां पे आ रहे हो, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, हो सकता है आपके क्वेश्चंस कुछ कैच नहीं किया हो, आपने सारे ही अटेम्प्ट किया हो, तो इसमें दिल में दुख करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इससे अपना आगे का सिलेक्शन डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे इतना आ रहा है तो पता नहीं आगे हमारा एग्जाम में क्या होगा, ये कुछ डिसाइड नहीं कर रहा है, इससे जस्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि पढ़ाई करोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होगे। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बोला जा रहा है, आप करके देखो, आपको खुद के अंदर चेंजेस दिखेगा और डेली बेसिस पे पढ़ने पे दिखेगा। एक दिन में 18 घंटे पढ़ने से हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, माइंड ब्लॉक हो जाएगा, फिर हो सकता है नेक्स्ट के 2-3 दिन आप पढ़ाई भी ना करो। एक दिन 18 घंटे पढ़ोगे, शरीर में इतना दर्द हो जाएगा कि अगले 2-3 दिन तक आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए डेली 5-6 घंटे पढ़ो, रेस्ट लो, खाना खाओ, जिससे पढ़ने का मन भी करेगा अगले दिन, और डेली डेली जो पढ़ाई करोगे उससे प्रैक्टिस करने से कंटिन्यूटी बनेगी और खुद के अंदर चेंजेस भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। अगर आपको भी नींद आ रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो अपनी नींद को अपने आप से यही लाइन बोल देना, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और पढ़ाई करने बैठ जाना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।